हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप इंडिया न्यूज में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान किसी तरह से मुइंग को बचाकर निकाल दिया था और खुद ही दाउडी 8 स्टार के बंदे से फाइट कर रहा था, मगर ये भी बचकर किसी तरह से निकल जाता है। एल्डर ज़ू भी लास्ट पार्ट में जियान के पास आ जाते हैं और साथ ही यहाँ पे स्वालिन किंग भी आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। तो अब आगे जियान इस किंग को घूर रहा है और सोचता है कि क्या इसके पास भी होली फ्लेम हो सकता है। आखिरकार टियान म्यू क्लैन के हेड यू शुआन ने कहा था कि उनके क्लैन को डिस्ट्रॉय करने वाला पावर एक होली फ्लेम था और उनके अकॉर्डिंग 7th फ्लोर पे अंडरग्राउंड पैलेस के एक होली फ्लेम वहाँ पे है। हालांकि स्वालिन किंग के अराउंड का फ्लेम है कोई सिंपल फ्लेम नहीं है, मगर ये होली फ्लेम उतना पावरफुल भी तो नहीं है। इसे देखकर जियान भी अपने मन में कहता है, अगर मुझे फ्यूचर में चांस मिला तो फिर मैं सभी रॉयल फैमिली के मेंबर को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। अब किंग भी कहता है, अब जबकि स्वालिन तलाक का काम खत्म हो चुका है तो फिर लेट्स डू इट। इधर एल्डर ज़ू भी कहते हैं, किंग मुझे एक फूल मत समझो, तुम्हारा रॉयल फैमिली ने मेरे डिसाइपल पे छुप कर अटैक किया है। किंग भी यहाँ पे इन्हें देख कर कहता है, ये तुम्हारा बर्निंग सन पवेलियन नहीं है, इस तरह से एक्ट मत करो। किंग यहाँ पे कहता है कि ये इन दोनों पे ही है, जो भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व थे उसे ही डिसाइड करने दो। और फिर ये जियान की ओर पॉइंट करता है। यहाँ पे ओल्ड मैन मू और किंग दोनों ही एक साथ कंबाइन होकर फाइट करते हैं तो फिर एल्डर ज़ू को ये डिफीट नहीं कर सकेंगे। इधर किंग की बातों को सुनकर जियान भी कहता है, अंकल मास्टर ज़ू और सीनियर किंग स्वालिन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों फाइट नहीं करेंगे। जियान जानता है कि आज का सिचुएशन काफी डिफिकल्ट है। अब जबकि यहाँ पे ये सभी रॉयल फैमिली में आए हैं तो फिर जियान भी जानता है कि अगर आज फाइट होता है तो फिर काफी लॉसेस का सामना भी करना पड़ सकता है। अब ये सुनकर स्वालिन किंग भी स्माइल करते हुए कहते हैं, अब जबकि तुम्हारे डिसाइपल ने कह दिया है तो फिर ठीक है, आज का यह मैटर यहीं पे सेटल होता है। अब एल्डर ज़ू भी शांत हो जाते हैं और ऊपर स्काई में ठंडा क्लाउड भी डिसअपियर होने लगता है। अब एल्डर ज़ू भी जानते हैं कि अभी रॉयल फैमिली से फाइट करना बेवकूफी होगा। अब एल्डर ज़ू कहते हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पे एक ऑक्शन होने वाला है, तो फिर तुम 3 टिकट क्यों नहीं निकालते हो उसके लिए? मैं इसे अपने डिसाइपल के माफी के तौर पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अब ये सुनकर ओल्ड मैन मू भी काफी सरप्राइज होता है और ये मन में ही कहता है, 3 टिकट है, ये रॉयल फैमिली के थ्रू कंडक्ट किया जाने वाला ऑक्शन काफी ज्यादा ग्रैंड इवेंट होता है इस पूरे स्वालिन कॉन्टिनेंट में। इसमें काफी कीमती ट्रेजर्स का डिस्प्ले होता है, तो फिर इसमें एंटर करने वाले भी काफी हाई प्रोफाइल के होते हैं, जैसे कि एल्डर ज़ू जो कि एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर है और इनसे बेहतर कोई भी यहाँ पे नहीं है इस पूरे स्वालिन कॉन्टिनेंट में। तो फिर ये क्वालिफाइड है इसमें एंटर करने के लिए। मगर 2 टिकट और इसका मतलब है कि जियान भी एंटर करने वाला है, मगर ओल्ड मैन मू के नजरों में जियान इस ऑक्शन में एंटर करने का क्वालिफिकेशन भी नहीं रखता है। ये हाईएस्ट एक्सपर्ट के बीच में अभी नहीं आता और इसमें एंटर करने के लिए जो टिकट्स हैं, एक टिकट ही 10 मिलियन गोल्ड कॉइन में बिकता है और 10 मिलियन गोल्ड कॉइन इजी मनी नहीं है। मगर ऊपर किंग कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एल्डर ज़ू भी कहते हैं, तो फिर ठीक है, आओ चलते हैं। इधर ये ओल्ड मैन मो कहता है, मैं अब टेंपल हॉल में जाकर एक मीटिंग को रखता हूँ। अब ये भी जाने लगते हैं। इधर एल्डर ज़ू जियान को कहते हैं, ठीक है, तुम्हें पहले हील कर लेना चाहिए। जियान भी यहाँ पे काफी रिलीफ होता है कि इसके साथ इसके अंकल है जो कि दाउडी के पीक लेवल पे है। इधर एल्डर ज़ू यहाँ पे कहते हैं, तुम दोनों मुझे शांति से रहने नहीं देने वाले हो। जियान अकेला ही मुझे तंग करने के लिए काफी था, मगर अब ये मुइंग के बॉडी में भी होली ऑरा को फील कर रहे हैं। अब ये फील कर अब थोड़ी देर के लिए भी सोचते हैं कि क्या ये मेरा इमेजिनेशन हो सकता है। इधर अब दूसरी ओर टेंपल हॉल में मीटिंग स्टार्ट होता है। यहाँ पे ओल्ड मैन मो भी आया है और इसके ऊपर एक एल्डरली फिगर बैठा हुआ है और इसका नाम किंग टियान है। इसे लोग फूडो मिंग किंग भी कहते हैं और ये ड्रैगन लीजन को पिछले 100 साल से रूल करता आ रहा है। 100 साल हो चुके हैं जब से ये दाउडी 9 स्टार के पीक पे गया था और इसका पावर अब काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। यहाँ पे किंग भी प्रेजेंस होता है इस मीटिंग में। अब ओल्ड मैन मो कहता है, ये मीटिंग काफी क्रिटिकल है। 3 लोग स्वालिन तलाब में एंटर करने के लिए आए थे बर्निंग सन पेवेलियन से और इस बार काफी ज्यादा बिग प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। यहाँ तक कि ये मैटर अब किंग के डिग्निटी पे भी जा चुका है। यहाँ इस हॉल में सभी अब काफी सीरियस होते हैं। किंग जियान कहता है, हम ऑलरेडी मेडुसा फैमिली के मैटर को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं और फिर अनदर प्रॉब्लम। अब इस हॉल में एक पर्सन आता है, ये वही पर्सन है जो जियान और मुइंग पे अटैक किया था। अब ये पर्सन काफी डरा होता है कि किंग जियान से काफी हार्ड पनिशमेंट देने वाले हैं। ये बंदा यहाँ पे इन्हें सब कुछ बताता है। अब इस मैटर को सुनकर किंग जियान कहते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हमें मेडुसा फैमिली पे फोकस करना चाहिए। हमें अभी बर्निंग सन पेवेलियन को चैलेंज नहीं करना चाहिए। इस मैटर को हमें मेडुसा फैमिली के बाद भी देख सकते हैं। अब किंग स्वालिन यहाँ पे किंग जियान को कहता है, मुझे ड्रैगन लीजन से कुछ लोग चाहिए मेडुसा फैमिली के क्वीन को जिंदा पकड़ने के लिए। ये आगे बताता है कि अगर हम उसे जिंदा पकड़ लेते हैं तो फिर हम पूरे मेडुसा टाइप को भी कंट्रोल कर सकेंगे उसके ब्लड लाइन से। यहाँ इस ड्रैगन लीजन में सभी इस बात से सहमत होते हैं, मगर सिर्फ
सिर्फ 2 को छोड़कर। ओल्ड मैन मो भी इन दोनों में से एक होता है और ये कहता है अगर हम ड्रैगन लीजन को सेंड कर देते हैं तो फिर ये टोटल वॉर होगा और ये देखकर मेडुसा फैमिली भी पीछे नहीं रहेंगे। ये कहता है इसमें काफी कॉमन लोग भी मारे जाएंगे। ये सुनकर किंग तियान कहता है तुम काफी अच्छे इंसान हो, मगर कभी कभी कुछ पाने के लिए काफी क्रूर मेथड का भी यूज करना पड़ता है। अब ये सभी को रेडी होने को कहता है। इस मिशन को स्नेक हंटिंग का नाम दिया जाता है और ये मिशन काफी सीक्रेट मिशन है। किंग स्वानिंग अब ओल्ड मैन मो के पास जाकर कहते हैं मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे बीच के दूरियों को भुलाकर इस ऑक्शन के बाद स्नेक हंटिंग में हमारा साथ दोगे। अब ये कहने के बाद किंग भी यहाँ से चला जाता है। इधर जियान और बाकी रिकवर कर रहे होते हैं। अब 10 दिन में ये ऑक्शन भी स्टार्ट होने वाला है। यहाँ इस डाउटी वर्ल्ड में पूरे 4 कॉन्टिनेंट हैं और इनमें काफी टैलेंटेड भी हैं। जो 8 एशियन क्लैन थे डाउकी कॉन्टिनेंट में, उनके लोग भी इस डाउटी वर्ल्ड में हैं। स्टार्टिंग में तो कुछ ही आए थे सभी क्लैन से और ये डाउजून कॉन्टिनेंट में इनका इलाका है। हालांकि 8 एशियन क्लैन में से सिर्फ 7 ही रह गए हैं इस कॉन्टिनेंट में, मगर सियाओ क्लैन इस डोजून कॉन्टिनेंट में नहीं है और ये बात है ये अभी जियान भी जानता है। एशियन क्लैन यही भी माउंटेन को ऑक्युपाई करते हैं, डिफरेंट माउंटेन्स को, और ये काफी बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं। इन माउंटेन में से एक माउंटेन पे हम एक वुमेन को देखते हैं जिसके पास गोल्डन फ्लेम है और ये वुमेन यूनेर है, जिसके बारे में हमारा जियान हमेशा ही सोचा करता है। ये काफी अजीब है कि इन 7 माउंटेन पीक को एक पर्सन ही मैनेज किया करता था, मगर वो भी डिसअपियर हो चुका है। अगर इन एशियन क्लैन में कोई इमॉर्टल लेवल पे चला जाता है तो फिर वो अपने क्लैन को मैनेज कर सकता है। इधर यूनेर यहाँ पे कोर्टयार्ड में एक ओल्ड मैन की ओर जा रही होती है और ये इस ओल्ड मैन को देखकर कहती है टीचर। ये टीचर यूनेर को कहता है क्या तुम सक्सेस हो गई हो? इस पे यूनेर कहती है हाँ। ओल्ड मैन कहता है तुम काफी जल्द ही डाउडी 5 स्टार पे चली गई हो। ये ओल्ड मैन बताता है कि ये गोल्डन फ्लेम काफी अच्छा है। हालांकि तुम्हारे डाउकी कॉन्टिनेंट में इसका पोटेंशियल लॉक था, मगर यहाँ पे ओल्ड मैन के हेल्प के साथ है अब ये गोल्डन फ्लेम भी काफी पावरफुल बन चुका है। ओल्ड मैन कहता है जबकि तुम डाउडी 5 स्टार पे चली गई हो तो फिर तुम अब बाकी 6 क्लैन के साथ कम्पीट कर सकती हो। यूनाइट टीचर से कहती है आपने कहा था कि मुझे बाहर जाने दोगे, अगर मैं डाउडी 5 स्टार पे चली जाती हूँ तो फिर आप मुझे बाहर जाने दोगे ना इस बार? हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ओल्ड मैन यूनेर को समझाते हैं कि आउटसाइड वर्ल्ड में अभी इसके लिए जाना सही नहीं होगा। आउटसाइड वर्ल्ड में काफी ज्यादा डेंजर हो सकता है और जो ये गोल्डन फ्लेम इसके बॉडी में है इसे फेन तियान यान कहा जाता है और ये एक होली फ्लेम के इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, तो इसके लिए आउटसाइड वर्ल्ड में जाना अभी काफी डेंजरस साबित हो सकता है। यहाँ ऑलरेडी एशियन क्लैन में काफी लोग हैं जो इसके फ्लेम के पीछे पड़े हुए हैं। यूनेर भी टीचर का गुड इंटेंशन के बारे में जानती है, मगर ये अपने हस्बैंड को कैसे बाहर में छोड़ सकती है? ये जानती है कि जियान बाहर में कहीं ना कहीं है। अब ओल्ड मैन भी समझ जाता है कि ये उस बच्चे को लेकर चिंता कर रही है जो सियाओ क्लैन से है। यूनाइट जब से इस वर्ल्ड में आई है ये एक बात तो जान चुकी है कि जो भी थिंग सियाओ क्लैन से रिलेटेड है इस वर्ल्ड में ये एक टैबू की तरह समझा जाता है। मतलब कि सियाओ क्लैन से वो हर चीज जो भी उस क्लैन से रिलेटेड है सभी चीज यहाँ पे बैन है, उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। अब ये ओल्ड मैन यहाँ पे यूनाइट को बताते हैं कि डाउडी कॉन्टिनेंट 4 हिस्सों में बटा हुआ है और पहले यहाँ इस डुआन कॉन्टिनेंट में 8 एशियन क्लैन हुआ करते थे और 8 एशियन क्लैन का ओरिजिन के बारे में तुम तो जानते ही हो। जो भी 8 एशियन क्लैन से थे और जो एक गॉड लेवल पे राइज कर सके थे वो इस वर्ल्ड में आने के बाद अपने अपने क्लैन को फाउंड किए और अपने क्लैन को यहाँ पे स्टैब्लिश किए इस डुयून कॉन्टिनेंट में। अब इनमें से नंबर 1 क्लैन है सियाओ क्लैन था, थर्ड पे हमारा गो क्लैन आता है और सेकंड पे हुन क्लैन है। अब यूनान ये सुनकर काफी सरप्राइज होती है कि यहाँ पे सियाओ क्लैन नंबर 1 क्लैन था। सियाओ क्लैन में फाइटिंग गॉड लेवल के सियाओ क्लैन के लोग जहाँ भी जाते उन्हें एक गेस्ट के तौर पे ट्रीट किया जाता था। फाइटिंग गॉड का मतलब है कि एक गॉड ऑफ वॉर जो कि डाउडी कॉन्टिनेंट में सबसे टॉप लेवल का एक्सपर्ट माना जाता है। ओल्ड मैन कहते हैं टोटल 7 रेल्म्स है और इन 7 रेल्म्स के सेंटर में एक जगह है जो भी इन 7 रेल्म्स के टॉप एक्सपर्ट होते हैं वो गैदर होते हैं यहाँ इस प्लेस पे। और सियाओ क्लैन में इतने पावरफुल एक्सपर्ट थे कि ये इन सेंटर की जगह पे जा सकते थे। हालांकि मुझे भी ज्यादा कुछ खास पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उनके साथ में, मगर शायद सियाओ क्लैन को ये 7 रेल्म के टॉप एक्सपर्ट से मिलकर किल किए थे और पूरे सियाओ क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर दिए थे। हालांकि कुछ पावरफुल एक्सपर्ट से सियाओ क्लैन से सर्वाइव कर गए थे, मगर अभी वो कहाँ पे हैं इस बात को कोई भी नहीं जानता है। अब ये सुनकर यूनान भी काफी चिंता करती है और कहती है जियान तुम जहाँ पे भी होगे मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम किसी भी मुसीबत में नहीं होगे। ये डाउडी प्लेन अपर प्लेन है और यहाँ पे कोई भी सियाओ क्लैन के बारे में बात नहीं कर सकता है, ये एक तरह का टैबू थिंग माना जाता है। अब यूनान कहती है मैं जियान को जाकर ढूंढना चाहती हूँ। अब ये सुनकर ये भी जियान के बारे में सोचने लगते हैं कि वो किस तरह का इंसान होगा और वो कैसे मेरी इतनी अच्छी डिसाइबल के दिल को चुरा लिया है। अब ये कहते हैं गो क्वीन आओ और फिर एक वुमेन आती है यहाँ पे। अब ये इससे कहते हैं तुम्हें यूनान को प्रोटेक्ट करना होगा इसके जर्नी के दौरान। अब ये सुनकर यूनान भी काफी खुश हो जाती है और ये अपने मास्टर को थैंक्स कहती है। इतने में एक पर्सन आता और कहता है लॉर्ड टियांडाई यूनान से मिलने के लिए एक पर्सन आया है। यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम टियांडाई है, मगर ये वो टियांडाई नहीं है। ये पर्सन को यहाँ पे पियरलेस एम्परर भी कहा जाता है। जब से यूनान यहाँ पे आई है इन्होंने यूनान को अपने डिसाइबल के तौर पे एक्सेप्ट किया था क्योंकि इसका बॉडी में गोल्डन फ्लेम था। यूनान का फादर गु युआन यहाँ पे टियांडाई से कहते हैं कोई है जो चर्च से यूनान के पीछे पड़ा है। गु युआन भी एशियन क्लैन के थ्रू एक्सेप्ट कर लिए गए थे जब ये यहाँ पे आए थे। तो फिर अब ये सुनकर टियांडाई कहता है तो ये काफी ट्रबल समय है। अब यूनान भी पूछती है। अब यूनान
यूनान भी पूछती है इस बात को सुनकर और कहती है टीचर क्या चल रहा है। गो क्विंग बताती है कि ये चर्च काफी ज्यादा पावरफुल फोर्सेस है, ये चर्च ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ा डील है, ये डाउयूंग कॉन्टिनेंट में सबसे हाईएस्ट प्लेस पे इनका चर्च बना हुआ है और इसमें जो एंजल है वो रिवाइव मैजिक में भी काफी ज्यादा माहिर है। ये एंजल ह्यूमन लाइफ और डेथ को कंट्रोल करती है, मगर आसान शब्दों में बोला जाए तो फिर एक एंजल फैमिली है जो कि इस चर्च के पीछे है। अब यूनाइट भी कहती है अब ये मेरे लिए ना आए हो तो अच्छा होगा। अब इधर 6 लोग आए होते हैं चर्च से, अब यहाँ पे इनसे मिलने के लिए पहले से हेवनली एम्परर आते हैं जो कि ट्रियांडाई है और इनके साथ है गो क्विंग और यूनाइट भी आती है। यूनाइट यहाँ पे इन सभी पर्सन को ग्रीट करती है जो भी यहाँ पे चर्च से आए होते हैं। एक पर्सन यहाँ पे कहता है सीनियर ये चाइल्ड ऑफ लाइट है चर्च से और हम यहाँ पे एक थिंग के लिए आए हैं। यहाँ पे सभी ये सुनकर कि ये सन ऑफ लाइट है काफी सरप्राइज होते हैं। लाइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग चाइल्ड ऑफ लाइट है काफी ज्यादा हाईली ट्रीट किया जाता है क्योंकि ये लाइट एट्रीब्यूट काफी पावरफुल होता है और माना जाता है कि लाइट ही सभी लिविंग बीइंग के ओरिजिन है। यूनाइट भी ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज होती है, मगर इसका माइंड में तो ऑलरेडी एक हैवी स्वॉर्ड कैरी करने वाले एक पर्सन का इमेज बन चुका है ऑलरेडी से। ये पर्सन जो चाइल्ड ऑफ लाइट है ये डाउस्टियन लेवल पे चला गया है। डाउस्टियन लेवल के बाद डाउस्टियन लेवल आता है जो कि इसके ऊपर का लेवल है। अब ये चाइल्ड ऑफ लाइट है थोड़ा पर्लेस हेवनली एम्परर के सामने झुकते हुए कहता है मैंने सुना है कि मिस यूनाइट इस वर्ल्ड में आई है और इनका ब्यूटी काफी ज्यादा है। ये कहता है मैंने जब मिस यूनाइट को फर्स्ट टाइम देखा था तो फिर मैं तब से इनसे प्यार करने लगा था, लव इन फर्स्ट साइट। मगर पर्लेस हेवनली एम्परर इन्हें कहते हैं कि यूनाइट का ऑलरेडी एक फैमिली है। अब ये सुनकर ये चाइल्ड ऑफ लाइट भी काफी सरप्राइज होता है। अब ये कहता है इस तरह का ब्यूटी दूसरे के पास कैसे हो सकता है। अब ये कहता है जो भी हो वो उसे किल कर दो। ये कहता है मिस यूनाइट मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है और क्या है, मगर आप है सिर्फ और सिर्फ मेरी ही हो। अब जब ये चाइल्ड ऑफ लाइट है अपने लाइट को रिलीज करता है तो फिर अब यहाँ इस रूम में 6 इमॉर्टल बैठे होते हैं और इन्हें फील होता है कि इनका वाइटैलिटी काफी इंक्रीज कर रहा है और ये कहते हैं ये चाइल्ड ऑफ लाइट काफी पावरफुल है। इधर यूनाइट अपने गोल्डन फ्लेम को रिलीज करती है, हालांकि ये डाउडी 5 स्टार पे ही है अभी, मगर यूनाइट का गोल्डन फ्लेम इस लाइट को भी बर्न करना स्टार्ट कर देता है और इसे देखकर ये भी काफी सरप्राइज होता है। अब ये इमॉर्टल्स भी गोल्डन फ्लेम को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं और ये तुरंत ही कहते हैं गोल्डन एंड रेफरेंट टियान यांग। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे एक होली फ्लेम भी होगा। अब यहाँ पे चाइल्ड ऑफ लाइट का लाइट जरा सा भी काम नहीं कर रहा होता इस गोल्डन फ्लेम के आगे। यहाँ इन दोनों के बीच का सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस होने लगता है। इधर अब ये आसपास के लोग भी सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर चर्च और एशियन क्लैन के बीच का रिलेशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। यूनाइट कहती है मेरा अपना फैमिली है। ये सुनकर ये चाइल्ड ऑफ लाइट काफी फ्यूरियस होता है, शायद इसने अपने लाइफ में कभी भी नाम नहीं सुना होगा, मगर ये कहता है अगर मैं कहूँ तो फिर तुम्हारा ये एशियन क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। दूसरे एल्डर भी देखते हैं कि इस बार ये सन ऑफ लाइट काफी ज्यादा हदों को पार कर चुका है। इधर इसके साथ आया हुआ चर्च से मीका कहता है बस बंद करो बहुत हुआ। प्लस हेवनली एम्परर भी कहते हैं ये मेरा एशियन क्लैन है ना कि तुम्हारा चर्च है। ये यूनाइट कहती है मेरे नजरों में वो सबसे पावरफुल पर्सन है ना कि तुम हो। इस पे ये भी कहता है कौन है ये पर्सन। यूनाइट का किलिंग ऑर्डर यहाँ पे काफी देखने को मिलता है। इधर ये इमॉर्टल एल्डर्स यूनाइट को यहाँ से जाने को कहते हैं। ये जानते हैं कि अगर इस तरह से ही थिंग चलता रहा तो फिर हीट ऑफ द मोमेंट में ये दोनों ही फाइट कर लेंगे। ये बात को यहाँ पे आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अब ये चाइल्ड ऑफ लाइट भी कहता है ठीक है आओ चले, मगर ये एशियन क्लैन वाले जरूर ही इस बार काफी पछताने वाले हैं। अब इनके जाने के बाद पर्लेस हेवनली एम्परर यूनाइट को एक टोकन देते हैं और कहते हैं ये लो, अगर तुम किसी भी मुसीबत में पड़ोगे तो फिर ये तुम्हारा हेल्प करेगा। यूनाइट इस बार गो के उनके साथ जा रही होती है। अब पर्लेस हेवनली एम्परर यूनाइट को लेकर सोचने लगते हैं और फिर ये कहते हैं मेरे इस ऑर्डर को पास कर दो। अब यूनाइट मेरे क्लैन की एक सेंट होगी और इसका स्टेटस मेरे बाद मेरे क्लैन में सबसे हाईएस्ट होगा। अब इधर 7 इमॉर्टल्स भी कहते हैं अब टाइम आ चुका है, हमें एक दूसरे से फाइट करना बंद कर देना चाहिए। अब हमारा यूनाइट होने का टाइम आ गया है। अब डू यूंग कॉन्टिनेंट में कहीं एक जगह पे ये जगह काफी ज्यादा डार्क होता है और यहाँ पे लोग भी बेहोश हो रहे होते हैं और ये लोग भी एशियन क्लैन से ही हैं। यहाँ पे एक पर्सन अपीयर होता है और इसके बॉडी से ब्लैक फ्लेम निकल रहा होता है जो कि काफी टेरिफाइंग लगता है। दूसरी ओर एक जगह पे एक पैलेस में जो कि क्लाउड में फ्लोट कर रहा होता है और ये पैलेस भी पूरे तरीके से व्हाइट दिख रहा होता है और इसके अराउंड क्लाउड्स हैं। यहाँ पे एक वुमेन जिसके पास व्हाइट विंग्स हैं जो कि एक एंजल की तरह दिख रही होती है और इससे होली ऑरा भी काफी इमिट होता है। इसके पास एक वुमेन आती है और कहती है योर मैजेस्टी कुछ न्यूज आया है चाइल्ड ऑफ लाइट का जन्म हुआ है डाउडी कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे सभी के पास विंग्स है और साथ ही इस जगह पे सभी वुमेन से दिख रही होती हैं और जो वुमेन अभी न्यूज लेकर आई है ये क्वीन युआन है जिसे एक बार जिया ने भी बचाया था। किंग युआन यहाँ पे एंजल किंगडम में आई है उसके बाद से और यहाँ पे ये काफी पावर भी गेन कर चुकी है। एंजल फैमिली काफी सारे आर्च एंजल को भी कंट्रोल करते हैं और इनके एंजल के पास 3 विंग्स होते हैं और जिनका पास पर्पल कलर का विंग्स होता है ये रॉयल फैमिली के काफी करीब है। पर्पल का मतलब है कि फ्यूचर में ये रेजरेक्शन मैजिक को भी प्रैक्टिस कर सकेगी और ये क्वीन युआन है यहाँ पे आर्च एंजल को भी हैंडल करती है और इन पे रूल भी करती है और इसे यहाँ पे इनका क्वीन भी कहा जाता है। अब सभी एंजल की क्वीन जो कि रॉयल फैमिली से है इसे ये बात कर रही होती है, फिर एक नाम सामने निकल कर आता है चाइल्ड ऑफ लाइट और ये सोचती है कि क्या ये जियान है, मगर ये जियान नहीं है। अब ये जियान के बारे में सोचने लगती है कि वो कहाँ पे होगा और यहाँ पे इनके बीच में चाइल्ड ऑफ लाइट को लेकर बातें होता है। अब यहाँ पे डाउडी कॉन्टिनेंट का नाम सुनकर क्वीन युआन के मन में जियान का
नाम याद आता है और ये जियान के बारे में सोचने लगती है कि वो कहाँ पे होगा और क्या कर रहा होगा। अब इसे ख्यालों में डूबा हुआ देखकर काइसा कहती है, तुम किसके बारे में सोच रही हो? अब ये कहती है, मैं नीचे की दुनिया में जाना चाहती हूँ और जाकर किसी से मिलना चाहती हूँ। काइसा कहती है, यहाँ पर रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मगर काइसा कहती है, तुम तभी जा सकोगी जब तुम डाउट्स 1 लेवल पे चली जाओगी, और नहीं तो और जब तुम्हारे पास भी 6 पेयर्स ऑफ विंग आ जाएंगे तो फिर। क्वीन युआन सोचती है कि जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी तो फिर मैं काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी होंगी और तब मैं तुम्हारे साथ भी खड़ी हो सकूंगी। इधर दूसरी ओर रॉयल फैमिली में 10 दिन भी चुके होते हैं और जियान अब फुली रिकवर भी हो चुका है काफी सारे मेडिसिन पिल को खाने के बाद और इसके हेल्प से। अब जियान मुइंग के पास आया होता है और इसे चेक कर रहा है। ये अभी तक उठी नहीं है। इतने में मुफिंग भी यहाँ पे आता है और देखता है कि मुइंग अभी भी लेटी हुई है। जियान कहता है इसका इंजरी अब तक हील हो जाना चाहिए था, मगर ये अब तक उठी नहीं है। अब मुफिंग जियान से पूछता है, जियान तुम दोनों अंदर में कैसे एनिमी से फाइट किए थे? तुम दोनों के पावर के साथ तो तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। इसमें जियान कहता है कि हम वहाँ पे डाउडी 8 स्टार के बंदे से फाइट कर रहे थे। अब ये सुनकर मुफिंग को भी समझ में आ जाता है कि क्यों एल्डर जू इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे। ये भी समझ जाता है कि रॉयल फैमिली के टेरिटरी में कोई भी यूं ही घुसकर किसी को किल नहीं कर सकता है इनके अलावा। इधर अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो फिर इतने में मुइंग भी यहाँ पे उठ जाती है। अब जियान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? इस पे ये कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। अब मुइंग की आंखों में गुस्सा देखा जा सकता है। ये कहती है, तुम बास्टर्ड, तुमने मुझे वहाँ पे अकेला छोड़ दिया था और अकेले ही तुम उसे डाउडी 8 स्टार के बंदे से फाइट करने चले गए थे। क्या होता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर? हम एक ही सेक्ट में हैं, हमें एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। मुइंग का गुस्सा यहाँ पर थोड़ा शांत होता है और जब ये देखती है कि जियान सही सलामत है तो फिर अब ये भी काफी ज्यादा शांत हो जाती है। मुइंग अभी भी काफी ज्यादा खांस रही होती है मगर जियान इसे अभी सपोर्ट दे रहा है इसे चलने में। अब नेक्स्ट मोमेंट यहाँ पे एल्डर जू भी आते हैं। इन्हें देखकर अब ये तीनों इन्हें ग्रीट करते हैं। एल्डर जू बताते हैं कि मेरे पास 3 टिकट है, मेरे पास 3 टिकट को डिलीवर किया गया है ऑक्शन का और कल ही वो ऑक्शन है। अब एल्डर जू इन टिकट को इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर मुफिंग इनसे पूछता है ऑक्शन के बारे में। अब इस पे एल्डर जू बताते हैं कि ये जो ऑक्शन है ये काफी ज्यादा ग्रैंड इवेंट होता है पूरे शुआन सांफियान में और ये सिर्फ 10 साल में एक बार ही होता है। लास्ट ऑक्शन में काफी सारे फाइटिंग स्किल्स थे इमॉर्टल रैंक के और साथ ही काफी ज्यादा कीमती मेडिसिनल मटेरियल और मेडिसिन था। अब ये सुनकर जियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके पास अभी भी कुछ चीजें कम है और इसे अभी भी कुछ चीज चाहिए जिससे ये होली फ्लेम को कंज्यूम कर सके। अब एल्डर जू इन्हें कहते हैं तो फिर ठीक है, आओ मेरे साथ, हम मार्केट चलते हैं। वहाँ पे काफी सारे शॉप्स लगे हुए हैं तो तुम्हें वहाँ पे काफी कीमती थिंग दिखेगा। अब ये चारों लोग का ग्रुप इस रॉयल सिटी में जाते हैं इसके मार्केट में। यहाँ पे कीमती थिंग्स को बिना पावर के साथ लिया नहीं जा सकेगा। जो भी पावरफुल होते हैं वो मनी के साथ परचेस कर सकेंगे क्योंकि कीमती ट्रेजर्स को पावरफुल लोग ही होल्ड कर पाते हैं। यहाँ पर जब तक एक बायर और एक सेलर एक दूसरे के साथ एक ही एग्रीमेंट पे आ जाते हैं तो फिर थिंग्स को सेल किया जा सकता है। अब सभी डाउनटाउन में आ जाते हैं और फिर जियान यहाँ पे कुछ गुड थिंग्स को फील करता है और इसके पीछे पीछे जाने लगता है। इसके पीछे पीछे मुफिंग और मुइंग दोनों ही जाते हैं। एल्डर जू इन्हें अकेला छोड़कर एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे एल्डर जू पूछते हैं क्या रॉयल फैमिली ने अब तक कोई भी मूव किया है, कोई भी बड़ा कदम उठाया है? अब ये पर्सन पहले तो एल्डर जू को ग्रीट करता है और फिर ये बताता है कि रॉयल फैमिली अभी तो इस ऑक्शन का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं मगर ड्रैगन लीजन के थ्रू काफी मिलिट्री डील हो रहा है और ये मेडिसो फैमिली को टारगेट करने वाले हैं। अब एल्डर जू कहते हैं मेरे ऑर्डर को पहुंचा दो फायर गर्ल और ग्रीन फ्लूट के पास। जब ये ऑक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर वहाँ पे हम इस रॉयल फैमिली के इन्वेशन को रोकना होगा। एल्डर जू भी मन में कहते हैं रॉयल फैमिली तुम क्या चाहते हो इस बार? इधर जियान इस मार्केट में काफी सारे इंग्रेडिएंट्स को स्मेल कर सकता है। जियान यहाँ पे इस मार्केट में काफी इंटरेस्टेड हो जाता है। यहाँ पे एक पर्सन भी है जिसका नाम डू चून है जो कि सिलेक्शन कंपटीशन में भी भाग लिया था और ये एसन डिसोसिएट हॉल को ज्वाइन किया था। ये पर्सन यहाँ पे सडनली जियान को देखता है मगर जियान काफी फास्ट था। ये इस भीड़ में गुम हो जाता है और इसकी आंखों से तुरंत ही ओझल हो जाता है। सिटी में काफी ज्यादा भीड़ है आज। ये यहाँ पे अपने टीचर को कहता है जियान ने एक बार मेरा हेल्प किया था तो मुझे उसे रीपे करना ही होगा मगर मुझे उससे पहले उसे हराना होगा फाइट में। अब सोलोमन सेक्ट भी यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। ये कहते हैं जू लाओ भी यहाँ पे है तो फिर इसमें एक पर्सन कहता है वेट, जबकि रॉयल फैमिली का अटेम्प्ट फेल हो गया है तो फिर अभी ज्यादा कुछ खास करना सही भी नहीं होगा। इन सोलोमन सेक्ट के अलावा प्रगति हॉल के भी लोग यहाँ पे अपीयर होते हैं। अब एक अल्केमिस्ट भी इस वार्निंग सिटी में अपीयर होता है और ये वीआईपी रूम की ओर जाता है। इसके कपड़े से ही पता चलता है कि ये काफी हाई लेवल का एल्केमिस्ट है, सेकंड रैंक है, एम्पर एल्केमिस्ट है। सभी इस ऑक्शन के लिए आए होते हैं। इधर दूसरी ओर रॉयल फैमिली में वीजी कहता है सब कुछ रेडी है, अब बस आपका ही ऑर्डर का वेट है। किंग कहता है तो फिर ठीक है, ऑक्शन को स्टार्ट करो। इस बार यहाँ पे काफी कीमती ट्रेजर्स हैं तो फिर ध्यान से कहीं पे भी कुछ भी चूक नहीं होना चाहिए। फिर ये कहता है इस ऑक्शन के बाद हम मेडुसा फैमिली जाने वाले हैं। सिटी में 2 पावरफुल फोर्सेस हैं। जब से रॉयल फैमिली स्टैब्लिश हुआ है तब से। एक का नाम है टूरिंग फैमिली है और इसमें डाउडी 8 स्टार तक का पावर हाउस है। रॉयल फैमिली ने ग्रेट वॉल को बिल्ड कराया था मेडुसा फैमिली से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और इस वॉल को बिल्ड करने वाला फैमिली यही फैमिली है। ये अर्थ टाइप में काफी ज्यादा माहिर होते हैं। अब इसके बाद आता है सन फैमिली। सन फैमिली रॉयल फैमिली के लिए हमेशा से ही एक गार्डियन के तौर पे काम करता आया है। हालांकि ये सन फैमिली रॉयल फैमिली को ही रिप्लेस कर इस सिटी का लॉर्ड बनना चाहता है मगर रॉयल फैमिली में कुछ काफी पावरफुल बंदे हैं, उनके होते हुए ये ट्राई भी नहीं करता। हालांकि अगर सन
फैमिली रेबल करते हैं तो फिर यानी कि बगावत करते हैं तो फिर रॉयल फैमिली के लिए ये काफी ज्यादा बड़ा झटका हो सकता है और शायद ये रॉयल फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो जाए। कूलिंग फैमिली को इस सिटी में काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं और इनका रेपुटेशन भी काफी ज्यादा अच्छा है। जब से इन्होंने ग्रेट वॉल को बनाया है तब से मार्केट में एक ओल्ड मैन के साथ है एक वुमेन होती है और ये दोनों ही टूलिंग फैमिली से हैं। अब ये वुमेन कहती है मेडिसिन शॉप पे जाने के लिए। अब इधर वेज गेट के पास अपीयर होता है और फिर ये एक सोल्जर से पूछता है सब कुछ कैसा चल रहा है। यहाँ पे ये सोल्जर कहता है सब ठीक है, सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है, अगर कोई भी इमॉर्टल पास करेगा तो सिर्फ हम उसे नहीं रोक सकेंगे, अदरवाइज कोई भी यहाँ पे पास करेगा तो फिर उसे हम आसानी से रोक सकते हैं। इधर जियान भी इस मार्केट में अपने लिए होली फ्लेम को कंज्यूम करने के लिए काफी मटेरियल्स को ढूंढ रहा होता है। जो इसे मेन 3 मटेरियल चाहिए वो 7 कलर फ्लावर्स है, सूट टेंडांग है और फिर लास्टली ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड है। ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड तो जियान के पास काफी ज्यादा है मगर ये 7 कलर फ्लावर को अभी तक ढूंढ नहीं पाया है और अभी सूट टेंडांग भी तो बचा हुआ है, जियान के पास ये भी नहीं है। ये सेकंड रैंक का एम्परर पिल है। यहाँ इस डाउडी वर्ल्ड में एल्केमिस्ट का लेवल डिफरेंट होता है, डिफरेंट तरह से डिवाइड किया गया है। एल्केमिस्ट का रैंक 1 to 10 होता है जो कि हमें पहले भी पता है। यहाँ डाउडी वर्ल्ड में एल्केमिस्ट जो 10th रैंक पे होते हैं इन्हें ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक एम्परर लेवल एल्केमिस्ट। जियान यहाँ पर सूट टेंडांग को बनाने के लिए मटेरियल को चेक करता है, फिर ये कहता है इसमें से एक मटेरियल एक डाउडी 6 स्टार के बराबर का बीस्ट का है और अभी तो जियान डाउडी 4 स्टार पे ही है, तो जियान को अभी भी काफी ज्यादा मटेरियल चाहिए होगा। जियान और बाकी इस मार्केट में स्लोली चल रहे होते हैं। यहाँ पे साइड टू साइड में काफी सारे स्टॉल्स लगे होते हैं और इसमें काफी मटेरियल्स और पिल भी दिखते हैं। यहाँ पे मूविंग कुछ थिंग को देखती है और इसके पीछे भागने लगती है। ये देखकर जियान कहता है ये गुड थिंग को अभी भी रेसिस्ट नहीं कर सकती है, ये एक बिल्कुल बच्ची की तरह बिहेव करती है कभी कभी। अब जियान और मूविंग दोनों ही अलग हो जाते हैं। मूविंग को कुछ खरीदना होता है। अब जियान आगे जाकर मूविंग को पकड़ कर पीछे खींचता है। जियान को यहाँ पे कुछ गुड थिंग फील होता है। अब ये फील कर जियान इसके बारे में पूछता है। अब मूविंग भी इसे उठाकर चेक करती है, ये रैबिट की तरह दिख रहा है। इस पे शॉपकीपर कहता है ये काफी अच्छा थिंग है, इसे सानयू लिंग लॉन्ग रैबिट भी कहते हैं। 3rd ग्रेड एम्परर लेवल आइस लेवल डिमन बीस्ट है ये। इसे पहनने से बॉडी में काफी कोल्ड ऑरा स्प्रेड करता है। अब जियान कहता है तो फिर इसे आप कैसे सेल कर रहे हो? इस पे ये कहता है 1 मिलियन गोल्ड कॉइन। ये सुनकर दोनों ही काफी सरप्राइज होते हैं। 1 मिलियन गोल्ड कॉइन काफी ज्यादा है। हालांकि ये 3rd एम्परर रैंक के मैजिक बीस्ट के कोर से बना हुआ है मगर फिर भी ये काफी एक्सपेंसिव है। इसके ऊपर 4th रैंक के मैजिक बीस्ट का कोर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, तो फिर अगर 3rd रैंक का मैजिक बीस्ट का कोर 1 मिलियन गोल्ड कॉइन में मिल रहा है तो फिर और इस मार्केट में कहीं भी कोई भी 6 ग्रेड का एम्परर मैजिक बीस्ट का कोर सेल नहीं करता। शॉपकीपर जियान को डाउट में देखकर अभी इसे इसके बारे में बताते हैं कि इसमें से एक यूनिक पावर इमेज होता है और ये सिर्फ एक डाउडी 7 स्टार का एक्सपर्ट ही इसे क्रैक कर सकता है, इसके कोर को। यानी कि यहाँ पे मूविंग शॉपकीपर के बातों में आसानी से आ जाती है और यहाँ पे ये सब जियान भी देख रहा होता है। नेक्स्ट अब जियान इस स्टॉल से एक येलो स्क्रोल को पिक करता है और फिर अपने कार्ड को निकालता है पेमेंट के लिए और कहता है इसका क्या प्राइस है। ये शॉपकीपर कहता है मैं इसे बेच नहीं सकता हूँ। अब ये शॉपकीपर जियान के हाथों में ये कार्ड को देखता है, फिर ये कहता है मुझे लगता है कि तुम एक एल्केमिस्ट हो गए, मेरे पास एक अच्छा डील तुम्हारे लिए। ये कहता है जब यहाँ सिटी में ऑक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर हमें इस सिटी से बाहर जाना है और हमें एक एल्केमिस्ट को भी हायर करना होगा। जहाँ पे हमें जाना है उस प्लेस पे एक एल्केमिस्ट का जरूरत होगा क्योंकि सोल पावर एक एल्केमिस्ट के पास काफी ज्यादा होता है, तो फिर तुम हमें रास्ता दिखा सकोगे वहाँ उस प्लेस पे। अब जियान भी पूछता है कौन सा जगह है ये। इस पे ये कहता है ये जगह काफी क्लोज है लोनली डेजर्ट ऑफ डेथ से। कहा जाता है कि वहाँ पे डाउडी 8 स्टार का भी पर्सन मारा जा सकता है। वहाँ पे डीमन कोर 6th ग्रेड का आइस एम्परर का भी मिल सकता है। वहाँ उस प्लेस से कोई भी गुजर नहीं सकता है। हम बस चाहते हैं कि तुम हमें वहाँ पे रास्ता दिखाओ और थोड़ा बहुत हमारे लिए रिकवरी पिल भी बनाओ। जियान यहाँ पे कहता है अगर पॉसिबल है तो फिर इसके लिए मुझे वो रैंक 6th ग्रेड का आई स्कोर चाहिए होगा। इस पे ये कहता है हमारे पास एक डाउडी 6 स्टार का एक पर्सन होगा जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, मगर वो 6 स्टार का पर्सन वो 6th रैंक के मैजिक बीस्ट को किल नहीं कर सकता है। ये सुनकर जियान से कहता है अगर मेरे साथ तुम जा रहे हो तो फिर कोई भी सोल फोर्स तुम पे अटैक नहीं करने वाला है। अब जियान से अपना फ्लेम को दिखाता है। अब ये देखकर शॉपकीपर भी काफी सरप्राइज होता है। अब ये कहता है ओके ठीक है मैं तुम्हारे साथ काम करने को रेडी हूँ। अब ये सुनकर मूविंग भी कहती है मैं भी साथ आना चाहती हूँ। इस पे जियान से कहता है वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वो जगह तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ वापस लौट जाना चाहिए। अब ये सुनकर मूविंग फिर से एक बच्चे की तरह बिहेव करती है, मैं साथ आ रही हूँ, और फिर ये इस रैबिट को उठाकर इन दोनों से अपना मुंह मोड़ लेती है। जियान अब येलो स्क्रोल और इस रैबिट की कीमत को पूछता है तो शॉपकीपर कहता है ये स्क्रोल तुम ले सकते हो मगर रैबिट का प्राइस है 1 मिलियन गोल्ड कॉइन होगा। अब ये सुनकर मूविंग जियान की ओर देखती है और जियान से कहती है जियान क्या तुम मुझे कुछ मनी उधार दे सकते हो। इस पे जियान इसके लिए ये रैबिट को खरीद देता है। अब जियान से कहता है मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा जब ये ऑक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर। अब जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो फिर मूविंग जियान को कहती है मैं तुम्हें 100,000 गोल्ड कॉइन लौटा दूंगी। मैं जब घर पर अपने बिग ब्रदर के साथ रहती थी तो फिर मैं मनी को कैरी नहीं करती थी, मेरा बिग ब्रदर इन सब कुछ हैंडल कर लेता था। जियान इन गोल्ड कॉइन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि एक एल्केमिस्ट एक काफी अच्छा रिच प्रोफेशन है, तो पैसों की तो कोई बात ही नहीं। अब दोनों ही मेडिसिन मार्केट की ओर जाने लगते हैं। जियान अपने सोल पावर का यूज कर अब इस स्क्रोल को चेक करता है, फिर इसका सोल पावर ही ब्लॉक हो जाता है। फिर इसे इसके नी गांव में
अजीब तरह का हलचल होने लगता है। ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा ग्रीडी हो गया अचानक से। इतने में इसके पीछे से एक आवाज आता है और एक पर्सन कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास काफी अच्छा थिंग है। ये सुनकर जियान भी काफी सरप्राइज होता है। कौन है? जियान काफी केयरफुल हो जाता है और जब ये पीछे मुड़कर देखता है तो फिर एक वुमेन होती है। ये वुमेन कहती है, तुम्हारे बारे में कुछ डिफरेंट फील हो रहा है, तुम्हारे पास कोई ना कोई थिंग डिफरेंट है, मुझे दिखाओ। इतने में यहाँ पे अब टुनली के लोग भी आ जाते हैं और इनके रास्ते को रोकते हैं। अब मुइंग इस वुमेन का पावर को फील करती है और फिर इसे कहती है, मेरे रास्ते से हटो। जियान यहाँ पर मुइंग को लेता है और मुड़कर जाने लगता है। इस वुमेन को लग रहा था कि इसके स्टेटस के कारण से ये जियान से किसी भी थिंग को ले सकेगी। ये वुमेन भी टूरिंग फैमिली से ही है, तो फिर इसके पास भी अर्थ स्पिरिट है और इससे फील होता है कि जियान के पास कुछ ऐसा है जो कि इसके अर्थ स्पिरिट को भी चाहिए। जियान इस वुमेन को इग्नोर करते हुए जा रहा होता है, मगर ये वुमेन कहाँ शांत रहने वाली है। अब ये अपने अर्थ स्पिरिट को कॉल करती है। अब ये अर्थ स्पिरिट का पावर डाउरी 5 स्टार के नीचे लेवल पे है। अब जियान को फील होता है कि इसके पैरों के नीचे का ग्राउंड ही चेंज हो चुका है। अब ये ग्राउंड भी काफी सॉफ्ट हो जाता है। अब जियान भी अपने सोल पावर का यूज कर इस स्पिरिट पे अटैक करता है, मगर इससे पहले कि जियान का सोल पावर इस स्पिरिट को हिट कर पाता, एक पावर अटैक आता है और आकर जियान के सोल पावर को ब्लॉक करता है। ये ओल्ड मैन जानता है कि अगर इस बार ये स्पिरिट हिट हो जाता तो फिर ये काफी ज्यादा डीपली इंजर भी हो सकता था। अब ये ओल्ड मैन जियान को कहता है, अगर मेरी लेडी ने कुछ किया होगा तो फिर मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, आप इसे प्लीज भूल जाएं। इस पे जियान कहता है, जो मेंटल लॉस हुआ है उसका क्या? तो दोस्तों, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। तो कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।